गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की आज इस क्लास में हम फर्स्ट पार्ट जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसमें हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इसका टाइम पीरियड था 1236 से 1240 ईस्वी। 1236 से 1240 ईस्वी रजिया सुल्तान ने 4 वर्ष दिल्ली सल्तनत के प्रथम, बल्कि दिल्ली सल्तनत के ही नहीं, भारत की प्रथम महिला सुल्ताना के रूप में 4 वर्ष तक उसने शासन किया था। अब देखिएगा, जो इस्लामिक परंपरा है, उस इस्लामिक परंपरा में उत्तराधिकार के निश्चित नियमों का अभाव था और यही कारण है कि इल्तुतमिश अपने जीवन काल के बाद किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करे, इसको लेकर के वो काफ़ी संशय की स्थिति उसके सामने उपस्थित हो गई थी। इसका कारण ये था कि उसका जो योग्य पुत्र था वो उसके जीवन काल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी और रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है वो बहुत ही भोग विलासी था। तो चूँकि इल्तुतमिश एक योग्य शासक के रूप में भारत में रहा और अपने जीवन काल में ही उसने अपनी पुत्री रजिया के गुणों को परख लिया और अपने जीवन काल में ही उसने अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह के स्थान पर रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। देखिए, इस्लाम के अंदर महिलाओं का बिना पर्दे के बाहर आना वही काफ़ी अचंभे की बात होती है। ऐसी स्थिति में और ख़ास तौर पर मध्य युग में रूढ़िवादी और कट्टरपंथी जो इस्लामिक सरदार, तुर्क सरदार थे, उन्हें इल्तुतमिश का ये निर्णय अच्छा नहीं लगा। लेकिन रजिया सुल्तान की योग्यता के कारण और इल्तुतमिश के उस समय सुल्तान होने के कारण शायद दबाव में आकर के कुछ तुर्क सुल्तानों ने इल्तुतमिश के इस फैसले को स्वीकार कर लिया। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उन्होंने रजिया सुल्तान को, चूँकि वो एक स्त्री थी, अपना शासिका होना या अपनी सुल्ताना मानना अपने अभिमान के विरुद्ध समझा और यही कारण है कि उसकी मृत्यु के बाद, मीन्स इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके इस निर्णय का उन्होंने विरोध किया और रजिया के स्थान पर कुछ समय के लिए 1236 ईस्वी में रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया गया। देखिए, एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं मिन्हाज, और मिन्हाज ने लिखा है कि जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था वो इतना अधिक भोग विलास में डूब गया कि धन का हमेशा गलत और अनुचित स्थानों पर खर्च करने लगा धन को। तो स्वाभाविक है कि चाहे आपके राजकोष में कितना ही धन क्यों ना हो, यदि उस राजकोष से धन जाएगा और पुनः उसको भरने के साधनों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कहा जाता है कि बड़े से बड़ा कुआं भी खाली हो जाता है। तो जो राजकोष था वो रिक्त होने लगा और भोग विलासी रुकनुद्दीन फिरोज शाह के इस बर्ताव के कारण चारों तरफ सल्तनत में अव्यवस्थाएं फैलने लगी। अब इसी समय में आप देखिएगा, ये छोटे क्वेश्चन के लिए भी थोड़ा आप इसको ध्यान देगा, एक नाम आता है शाह तुर्कान। शाह तुर्कान कौन थी? ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ थी और जब इस इल्तुतमिश से इसका विवाह हुआ, ये एक दासी थी और इल्तुतमिश से विवाह होने के बाद ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला के रूप में परिवर्तित हो गई। इसकी महत्वाकांक्षाएं जागृत होने लगी। तो जिस समय जब इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह के व्यवहार के कारण, उसके भोग विलास के कारण चारों तरफ अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, तो शाह तुर्कान ने राज्य की समस्त जो शक्तियां थी, जो सत्ता के सारे अधिकार थे, वो अपने हाथों में केंद्रित कर लिए और अब शायद उसके पास ये मौका भी था कि उसने उन सभी लोगों से
जिसमें कई प्रतिष्ठित तुर्क सरदार भी थे। तो जिस समय ये दासी थी उस समय इसका काफ़ी अपमान उन तुर्क सरदारों के द्वारा किया गया था। तो जब सत्ता इसके हाथ में आई तो इसने सर्वप्रथम अब उन तुर्क सरदारों से अपने उस अपमान का प्रतिशोध लिया और धीरे धीरे करके इसने इतना ही नहीं, जो इल्तुतमिश की बेगमें थी, अन्य बेगमें जो थी, उनके साथ भी दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। इवन आप देखेगा इल्तुतमिश का युवा पुत्र था कुतुबुद्दीन, उसको इसने अंधा करवा दिया था। तो आप देखिएगा स्थितियाँ ये थी कि जो योग्य पुत्र था इल्तुतमिश के समय में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था वो भोगविलासी था और उसके बाकी पुत्र जो थे वो अल्पवयस्क थे। तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कि यदि उसने ये निर्णय लिया कि उसकी पुत्री में वे तमाम योग्यताएं हैं जो एक शासक में होनी चाहिए, तो उसको यदि उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया तो शायद समय की मांग के अनुसार उसका ये निर्णय निश्चित रूप से बिल्कुल सही था। लेकिन रूढ़िवादी तुर्क सरदारों ने इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो अब आप देखिएगा कि स्वाभाविक है कि जिस समय रजिया ने सत्ता प्राप्त की तो उसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो जिस समय रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपने विद्रोहियों के विद्रोह का दमन करने के लिए राजधानी से बाहर निकला, उसी समय कुछ तुर्क सरदारों को जो उसके पिता इल्तुतमिश के समय में उसके पक्ष में थे उनको उसने अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिएगा आप उसकी योग्यता की कि उसने जनता को अपने पक्ष में किया और जनता के समक्ष उपस्थित होकर के उसने ये अपने पिता की जो अंतिम इच्छा है उससे सभी को अवगत कराया, उस इच्छा को याद दिलाया और फिर तुर्क सरदारों और जनता के सहयोग से 1236 ईस्वी में वो सिंहासन पर आरूढ़ हुई। बहुत शॉर्ट पीरियड है, 4 साल का रजिया सुल्तान का, लेकिन पहली भारत की महिला सुल्ताना के रूप में रजिया सुल्तान को जाना जाता है। आप देखिएगा रजिया सुल्तान के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने लिखा है कि यह एक महान शासक, बुद्धिमान, न्यायप्रिय और विद्वानों की आश्रयदात्री, प्रजा की शुभचिंतक शासिका थी। यानी जो गुण एक शासक में होने चाहिए, एक मनुष्य में होने चाहिए, उसका कोई भी अभाव रजिया सुल्तान में देखने को नहीं मिलता। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि वो एक स्त्री थी और रूढ़िवादी मुस्लिम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। बहरहाल रजिया सिंहासन पर बैठने के बाद उसने आप देखिएगा इस्लामिक कानून के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्र सिंहासन पर बैठने के बाद उसने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्र के सिद्धांत को अपनाया और उन परिस्थितियों में अपने इस सिद्धांत को अपनाने के लिए, राजतंत्र के इस सिद्धांत को अपनाना और उसको पूरी तरह से अप्लाई करना उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल था। अब आप देखिएगा स्वाभाविक है क्योंकि रजिया सुल्तान तुर्क सरदारों के विरोध के बाद बैठी थी, सिंहासन उसने प्राप्त किया था। तो निश्चित रूप से आप देखिए हम पहले भी पढ़ के आ रहे हैं, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, जब इन्होंने सिंहासन प्राप्त किया तो इन्हें विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब रजिया के साथ एक वीक पॉइंट और था कि वो एक स्त्री थी। तो स्वाभाविक है कि रजिया जब शासिका बनी तो उसे अनेक परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा। अब उसकी समस्याओं में आप लिखेंगे सर्वप्रथम अमीरों का विरोध, अमीरों का विरोध। देखिए ये उसकी सबसे प्रमुख समस्या थी।
यद्यपि काफ़ी सारे तुर्क अमीर उसके पक्ष में उसने अपने व्यवहार से कर लिए थे, अपने पिता की अंतिम इच्छा को याद दिला करके उन्हें अपने पक्ष में कर लिया था, लेकिन फिर भी कई तुर्क सरदार ऐसे थे जो उसके शासन को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे अपने रूढ़िवादी विचारों के कारण। और यही कारण है कि उन्होंने रुकनुद्दीन को कुछ समय के लिए सिंहासन पर बैठा दिया था, लेकिन अपने सैनिक कुशलता के चलते उसने अपने सिंहासन को प्राप्त कर लिया था। इसमें आप देखिएगा कौन कौन से ऐसे प्रमुख तुर्क सरदार थे जिन्होंने उसका विरोध किया। इसमें आप लिखेंगे, देखिए, बदायूं, मुल्तान और झांसी। बदायूं, मुल्तान और झांसी, यहाँ के जो सूबेदार थे उन्होंने, आप देखिएगा, रजिया के विरुद्ध संगठित होकर के षड्यंत्र कर उसे पद से हटाने या उसे सिंहासन से उतारने के कई षड्यंत्र रचे, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर उसने धीरे धीरे अपने इन सभी विरोधियों का दमन कर दिया। अब देखिए ये दमन कैसे किया गया। रजिया इस बात को भली भांति जानती थी कि जितने भी ये सूबेदार हैं, ये तुर्क अमीर हैं, उनमें आपस में फूट है, और उसने इस फूट का लाभ उठाया और इन सूबेदारों को लालच दे करके उसने अपने पक्ष में करा। धीरे धीरे आप देखिएगा अल्तूनिया है, कबीर खां अयाज है, एक एक करके सब इसके पक्ष में आने लगे, और जो इसके पक्ष में नहीं आए उन पर अचानक आक्रमण करके रजिया ने उनको भागने पर विवश कर दिया, और इतना ही नहीं, अधिकांश को उसने मौत के घाट भी उतार दिया। अब इसके बाद आप देखिएगा इन विरोधों वाले माहौल में उसने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया, उसने कुछ नवीन नियुक्तियां की। नवीन नियुक्तियां, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उसका माना जाता है। वो ये भली भांति जानती थी कि तुर्क अमीरों को 100% अपने फेवर में करना पॉसिबल नहीं था, तो उसने क्या करा, कुछ नवीन नियुक्तियां की, और उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा, तुर्कों के साथ साथ उसने गैर तुर्कों को भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। अब इसमें आप देखिएगा कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पद थे जिन पर ये नवीन नियुक्तियां की गई। पहला लिखिएगा आप इसमें, ख्वाजा मुहाबुद्दीन, ख्वाजा मुहाबुद्दीन, ख्वाजा मुहाबुद्दीन, इसको वजीर के पद पर नियुक्त किया। वजीर शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता था। फिर इसके बाद मलिक सैफुद्दीन ऐबक बेहतू, मलिक सैफुद्दीन अहमद बेहतू, इसको सेना का अध्यक्ष नियुक्त किया। सेना का अध्यक्ष मलिक इज्जुद्दीन कबीर खां अयाज, मलिक इज्जुद्दीन कबीर खां अयाज, मलिक इज्जुद्दीन कबीर खां अयाज, इसको लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। लाहौर का सूबेदार इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया, इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया, इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया, अल्तूनिया को उसने भटिंडा का सूबेदार नियुक्त किया। मलिक जमालुद्दीन याकूत, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद भी रखिएगा आगे के लिए। मलिक जमालुद्दीन याकूत,
याकूत, ये एक अबिसिनियाई हबशी था। छोटे क्वेश्चन में कई बार पूछा भी जाता है याकूत के बारे में। अबिसिनियाई हबशी था और इसको अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त किया गया था। अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर, ठीक है। इसी प्रकार से उसने अन्य कई अपने पक्षधर लोगों को या अपने विरोधियों को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया ताकि भविष्य में वो उसके सहयोगी सिद्ध हो सकें। अब इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, रजिया के समय की मुख्य घटनाएं। रजिया के समय की मुख्य घटनाएं, रजिया के समय की मुख्य घटनाएं। इसमें आप सर्वप्रथम लिखेंगे करमत तथा मुजाहिदों का विद्रोह। करमत तथा मुजाहिदों का विद्रोह, करमत तथा मुजाहिदों का विद्रोह। देखिए बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। रजिया सुल्ताना के शासनकाल के शुरुआती समय में ही आप देखिएगा उसको तुर्क अमीरों के विरोध के साथ साथ अन्य कई विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। इसमें आप लिखेंगे तारीख 6 रजब 634 हिजरी, तारीख 6 रजब 634 हिजरी। ये हिजरी सन में आप 634 लिखेंगे और वैसे आप इसको ब्रैकेट में आप डाल के लिख दीजिएगा मार्च 1237 ईस्वी में, ठीक है। ये देखिएगा गुजरात, सिंध, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, गंगा और यमुना के दो आब में रहने वाली जातियां थीं, करमत और मुजाहिदीन, और ये कट्टरपंथी इस्लामियों को दिल्ली के सिंहासन से उतारना चाहते थे। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत उन्होंने जब ये नमाज के लिए सब मस्जिद में इकट्ठे हुए तो उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि संभवतः स्वयं रजिया भी नमाज अदा करने मस्जिद में ही उपस्थित होगी। और हज़ारों की संख्या में करमत और मुजाहिदों ने इस मस्जिद पर आक्रमण कर दिया और कई मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। जब रजिया को इस की सूचना मिली तो तुरंत उसने एक विशाल सेना भेजी और प्रति आक्रमण में आप देखिएगा हज़ारों की संख्या में ये विद्रोही जो थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार से करमत और मुजाहिदों के विद्रोह का उसने दमन किया। दूसरा आप देखिएगा रणथंबोर का पतन। आप सभी जानते हैं, भली भांति परिचित हैं, रणथंबोर राजस्थान का एक प्रसिद्ध किला है। रणथंबोर का पतन, ये इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं में ही सम्मिलित है। रणथंबोर का पतन। अब देखिए ये निश्चित है कि हर शासक या सुल्ताना अपने राज्य की सीमाओं को और अधिक विस्तारित करना चाहते हैं, लेकिन रजिया सुल्तान संभवतः एक बहुत ही समझदार शासिका थी और वो इस बात को जानती थी कि यदि वो ज़्यादा समय राजधानी से बाहर रही तो उसके जो विरोधी हैं वो उसे सिंहासन से उतारने के षड्यंत्र में सफल हो जाएंगे। तो उसका ये प्रयास रहा कि वो स्वयं भी राजधानी में रहे और अपनी सेना का बड़ा हिस्सा भी सदैव अपने साथ रखे। तो जिस समय आप देखिएगा रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 में तुर्क सरदारों ने सिंहासन पर बैठाया था, उसी समय अव्यवस्थाओं को लाभ उठा करके चौहान शासकों ने और चौहान सामंतों ने पुनः रणथंबोर के किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अब यहाँ पर आप देखिएगा काफ़ी संख्या में जो तुर्क सैनिक थे वो इस किले में फंसे हुए थे और उन्होंने रजिया को ये मैसेज भी करवाया कि उनकी सहायता के लिए और सैनिक भेजे जाए। लेकिन उस समय की जो दिल्ली की परिस्थितियाँ थीं या राजधानी की जो परिस्थितियाँ थीं वो उसको इस बात के लिए अनुमति नहीं दे रही थी कि वो सेना को
रणथंभौर में फंसे तुर्क सेना की सहायता के लिए भेजे, क्योंकि उसको हर पल अपने विरुद्ध किसी न किसी षड्यंत्र का खतरा बना रहता था। तो उसने अपने सैनिकों को ये कहलवा भेजा कि तुर्क अब स्वयं को वहाँ से निकाल लें और किसी प्रकार से अपने आप को किले से सुरक्षित बाहर निकाल लें। और इस प्रकार से उसका जब आदेश हुआ तो जो तुर्क सैनिक थे किसी प्रकार से अपने आप को वहाँ से सुरक्षित बचा करके निकलने में सफल हो गए और चौहानों ने रणथंभौर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद आप देखिएगा ग्वालियर का महत्वपूर्ण दुर्ग था राजस्थान MP में। राजस्थान के विभिन्न दुर्गों के समान ग्वालियर का दुर्ग भी जो सल्तनत के सुल्तान थे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। हम सभी जानते हैं सुरक्षा की दृष्टि से राजपूत शासकों के द्वारा इन दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पर इस समय आप देखिएगा जो इस ग्वालियर के दुर्ग का रक्षक था वो भूतपूर्व वजीर जुनैदी, ये सल्तनत का भूतपूर्व वजीर था जुनैदी और रजिया का विरोधी भी था। तो इसका एक रिश्तेदार ही इस दुर्ग का रक्षक था और वो रजिया ने उसको भी अपने रास्ते से हटाने में सफलता प्राप्त की। उसको बंदी बना करके दिल्ली पहुंचाने का आदेश दिया गया, लेकिन राममार्ग में ही वो पता नहीं कहाँ लापता हो गया। तो जो तुर्क सरदार थे उनका ये मानना था कि एक एक करके रजिया अपने सभी विरोधियों का सफाया कर रही है, तो वो काफ़ी भयभीत भी हो गए थे। फिर आप देखिएगा सीमांत समस्या तो आप देखिएगा सीमांत समस्या जो है उसका सामना रजिया सुल्तान को भी करना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मंगोलों के आक्रमण का खतरा वो सल्तनत को सदैव सताता रहा। लेकिन अपने पिता की भांति यहाँ भी जब जलालुद्दीन माकबरनी के प्रतिनिधि के रूप में हसन कारलुक जो यहाँ पर नियुक्त था, उसने मंगोलों के विरुद्ध सहायता की याचना की, तो रजिया ने उसको सहायता देने से इनकार करके अपने राज्य को सुरक्षित करने का प्रयास किया, जिस प्रकार से इल्तुतमिश ने किया था। तो इस प्रकार से सीमा की सुरक्षाओं के लिए भी रजिया ने भरसक प्रयास किए। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा रजिया का मर्दाना रवैया और तुर्क सरदारों में असंतोष की भावना। रजिया का मर्दाना रवैया, अब देखिए क्या था। हम सभी जानते हैं कि जो मुस्लिम सोसाइटी है, उनकी जो सोशल लाइफ है, उसमें आप देखिएगा महिलाओं को पर्दे में रहना पड़ता है, बुर्का डालना अति आवश्यक होता है। और कभी भी पुरुषों की सभा में महिलाओं का बिना पर्दे के या बिना बुर्के के आना वो गलत माना जाता है, इस्लामिक कानून के विरुद्ध माना जाता है। तो आप देखिए जब रजिया सुल्ताना बनी, क्योंकि रजिया एक अच्छी घुड़सवार भी थी और जब वो शासिका बन चुकी थी तो उसने स्वयं को मर्दाना पोशाक से सुशोभित किया और वो बिना किसी पर्दे के दरबार में उपस्थित होती थी। तो जितने भी कट्टरपंथी और रूढ़िवादी मुस्लिम थे उन्हें रजिया का ये मर्दाना रवैया पसंद नहीं आया और धीरे धीरे वो उसके विरोधी बन गए और संगठित होकर के रजिया के विरुद्ध उन्होंने षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद आप देखिएगा याकूत के प्रति रजिया का विशेष लगाव। याकूत का अभी हम चर्चा याकूत की कर चुके हैं। याकूत जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अबिसिनियाई हबशी था और स्पेशली आप देखिएगा घुड़सवारी और शिकार का जो शौक रजिया का था उसमें याकूत का भी महत्वपूर्ण योगदान था उसको घुड़सवारी सिखाने में। तो रजिया अपना काफ़ी समय इसके साथ बिताती थी। तो तुर्क अमीरों को उसके प्रति जो उसको अमीर आकुर के पद पर भी उसने नियुक्त किया था, तो तुर्क अमीरों को ये सारी बातें रास नहीं आ रही थी और उन्होंने रजिया का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था।
और इसके बाद हम अगले टॉपिक के रूप में देखेंगे रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र और रजिया का पतन। इस टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, रजिया के पतन को। आज की क्लास में बस इतना ही। आप सदैव खुश रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें और ऑनलाइन क्लासेस लेना कभी भी अवॉइड ना करें। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।